हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। मेरा नाम है आकांक्ष आत्रे और जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, हम आज अपनी इस वीडियो में क्लास 10th आपका जो चैप्टर है हिस्ट्री का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर पर वीडियोस बनाई हैं, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है आपको, मैं देना अगर भूल जाता हूँ तो आप नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि उस समय आपको एक काम करना है, आपको मेरे चैनल पर विजिट कर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं आपसे मिलूँगा बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए तो देखते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, द रिवोल्यूशनरीज। इस चैप्टर का ये आपका 2.4 सेक्शन है। इससे पहले भी हम वीडियोस बना चुके हैं, जिससे मैंने आपको पहले बताया था। चलिए देखते हैं मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बस अब आपको एक ही काम करना है, आप जहाँ पर भी इस वक्त हो वहाँ पर आपको खड़े होकर डांस करना शुरू कर देना है। अरे नहीं, ऐसा मत करना, वरना मम्मी पापा आपको घर से बाहर निकाल देंगे, कहेंगे कि हमारे लाडली को क्या हो गया है। अरे बस एक काम करें कि NCERT की बुक ले लें और साथ में एक पेंसिल ले लें, जहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट आएगा ना उसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी इसमें आपको मैंने न्यू कंजर्वेटिव्स के बारे में बताया था, जो कि हमारा एक, इसका मतलब था कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद क्या होता था। रूढ़िवाद एक आपके लिए एक नया वर्ड है, जहाँ पर आपको साइड में बताया हुआ है। रूढ़िवाद का मतलब होता था एक पॉलिटिकल फिलोसफी, यानी एक राजनीतिक एक तरह से राजनीतिक आप इसे कहेंगे दर्शन थे, जो कि परंपरा अपने स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता था। ये चाहता था कि मतलब इस कंजर्वेटिज्म में एक चीज़ इंक्लूड करता था कि ये धीरे धीरे चेंजेस पर फोकस करता था, ना कि तेज बदलावों पर, यानी तेज बदलाव के पक्ष में नहीं था। उसके बाद क्या होता है, रिवोल्यूशनरी जो नेपोलियन है वहाँ पर उसकी सरकार का पतन करा देते हैं, उसको हरा देते हैं यूरोप में। और कौन उसको हराता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, बर्पा। आप बर्पा से याद रख सकते हो, बर्पा मतलब ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन सभी लोगों ने इन सभी यूरोप के कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन को वहाँ पर हराया था। और इन सब ने एक ट्रीटी ऑफ वियना भी बनाई थी, एक सम्मेलन कराकर, जिसका चांसलर कौन था, यानी जिसका कंट्रोलर कौन था, ड्यूक मेटरनिच। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या इंक्लूड हो रहा था, इन्होंने बर्बन डायनेस्टी, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जिसकी गवर्नमेंट बहाल कर दी गई थी, इसको वापस से लाया। और उसके बाद इन्होंने जो भी फ्रांस की सीमाएं थी इस पर छोटे छोटे नए राज्य स्थापित किए, ताकि जो फ्रांस है वो अपनी जो सीमाएं उसको ना बढ़ा सके। उसके बाद ये सब होता है और बाकी की डिटेल्स आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए और टाइम नहीं गवाते, अपना ये टॉपिक देखते हैं। द रिवोल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारी। अब आप भी क्रांतिकारी ही हो तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रू मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि 1815 के बाद फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रो मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, उन्हें अपने दमन का डर था, यानी कि उन्हें अपने एक तरह से नष्ट होने का, यानी वे बर्बाद होने का एक तरह से डर था, जो कि किन लोगों को, लिबरल नेशनलिस्ट, जो कि यहाँ के स्वतंत्र राष्ट्रवादी लोग थे, उन्हें अपने अंडरग्राउंड होने का डर था, इसलिए वे मतलब उन्हें अपने नष्ट होने का डर था, इसलिए वे अंडरग्राउंड हो गए थे वहाँ पर। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। जो सीक्रेट सोसाइटीज थी वहाँ की समाज था, स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स। अब वो क्या है, वो बहुत सारे यूरोप के स्टेट्स में उभर कर आने लगे। टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज, क्यों, मतलब क्यों वे बढ़ चढ़ कर आने लगे बाहर, क्योंकि वे चाहते थे, वे रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारियों को ट्रेन करना चाहते थे, उनके जो विचार थे उसकी धारा को, वो विचार की धारा को फैलाना चाहते थे, यानी स्प्रेड, उनके थॉट्स को जनता के बीच ले जाना चाहते थे। टू बी रिवोल्यूशनरी at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress. To be revolutionary, क्रांतिकारी होने के वजह से at this time meant a commitment to oppose monarchical forms, एक क्रांतिकारी होने के रूप में इसका मतलब यहाँ पर ये होता था कि उन्हें मोनार्कियल फॉर्म्स, जो कि वहाँ पर राजतंत्र के विचार थे, उन सभी को उन्हें अपोज करना था। दैट हैड बीन एस्टैब्लिश आफ्टर वियना कांग्रेस, यानी एक क्रांतिकारी होने के तौर पर वे मोनार्कियल फॉर्म, जो कि राजनीतिक
वहाँ पर विचार थे उनको अपोज करते थे, किसके बनने के बाद, वियना कांग्रेस बनने के बाद उन्होंने ऐसा मान लिया था क्रांतिकारी होने के तौर पर। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और उन सभी के विचार ये थे कि वे स्वतंत्रता और फ्रीडम यानी आज़ादी के लिए लड़े। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज आल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज ए नेसेसिटी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। इनमें से अधिकतर जो क्रांतिकारी थे वे ये मानते थे कि क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट यानी एक राष्ट्र राज्य बनने के लिए पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, आज़ादी का एक हिस्सा होना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, यानी कि आज़ादी पाने के लिए, राष्ट्र राज्य बनाने के लिए उसमें एक तरह से पार्ट करना बहुत जरूरी है ऐसा वे मानते थे। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गिसिपी मजीनी। यहाँ पर एक व्यक्ति का आपको एग्जाम्पल भी दिया है जिसका नाम यहाँ पर बताया गया आपको गिसिपी मजीनी ये इसका नाम है। इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बोर्न इन जिनोया इन 1807, जिसका जन्म 1807 को होता है जिनोया में। गिसिपी मजीनी जो है ये जिनोया में जन्म करते हैं, इनका जन्म होता है 1807 में। चलिए आगे देखते क्या होता है। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, ये मेंबर भी बनते हैं सीक्रेट सोसाइटी के, कहाँ पर, कार्बोनरी में। एज ए यंग मैन ऑफ 24 ही वाज सेंट इनटू एक्सिल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रिवोल्यूशनरी लिगिरिया। ये इंपॉर्टेंट है। 24 साल की उम्र में एज ए यंग मैन ऑफ 24 he was sent into exile in 1831 for attempting a revolutionary in Liguria। एक्सिल का क्या मतलब है यहाँ पर, एक तरह से 24 साल की उम्र में उन्हें 1831 में एक तरह से देश से निकाल दिया गया था, यानी एक तरह से वनवास दिया गया था। किस जुर्म में, क्योंकि उन्होंने रिवोल्यूशन यानी विद्रोह भड़का दिया था, कहाँ पर, लिगुरिया में, जहाँ पर आपकी जगह का नाम दिया गया है लिगुरिया में। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज, वहाँ पर उसने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई, जिसका नाम, पहले का नाम है यंग इटली इन मार्सेलीज, जो कि फ्रांस की नेशनल एंथम भी थी। यंग इटली इन मार्सेलीज एक सोसाइटी अंडरग्राउंड सोसाइटीज ने बनाई थी, और दूसरी सोसाइटी का क्या नाम था, एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। इनको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स, जिनके लोगों की जो विचारधारा थी वो किसके समान थी, पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन में जहाँ पर लोग रहते थे उन लोगों के समान ही इन लोगों के जो इन्होंने अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई थी उनके समान विचारधारा थी। मजीनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। अब गिसिपी मजीनी का मानना क्या था, इसका मानना था कि भगवान ने सभी को हम राष्ट्र बनाने के लिए एक तरह से टू बी ए नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, भगवान ने एक तरह से राज्य बनाने के लिए, राष्ट्र निर्माण करने के लिए लोगों के लिए उसे क्या मानना चाहिए, टू बी ए नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, इसे मानवता का नेचुरल यूनिट्स यानी कि प्राकृतिक इकाई माननी चाहिए, ये मजीनी का मानना था। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स, इसलिए इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू पैचवर्क ऑफ, इसलिए इटली जो था वो अब छोटे छोटे प्रदेशों को मिलाकर, ये राज्यों को मिलाकर एक पैचवर्क यानी एक महासंघ नहीं बन पाया, यानी वो मिलजुल कर नहीं रह पाया था, यानी उसके टुकड़े अलग अलग बट गए थे। इट हैड टू बी फोर्ड इनटू ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन ए वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। इट हैड टू बी फोर्ड, अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है, उसको एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनने के लिए, इस कारण उसे एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनना पड़ा विद इन ए वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। अब आगे क्या होता है, द यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। दिस यूनिफिकेशन यानी है एकीकरण कब, किसके बेस पर था, इटालियन लिबर्टी, यानी इस एकीकरण होने के लिए इटालियन लिबर्टी यानी इटालियन की यानी इटली की स्वतंत्रता जरूरी थी, उसके बेस पर ये ऐसा हुआ। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, जो सीक्रेट सोसाइटीज जो उसने हमारे मजीनी ने डेवलप की थी, यंग यूरोप इन बर्न, यंग इटली इन मार्सेलीज, यहाँ पर उनका बात बताई है। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। इसी मॉडल पर लिबर्टी के मॉडल था आपका, इस पर चलते हुए सीक्रेट सोसाइटीज जर्मनी में भी, फ्रांस, हर जगह बनने लगी।
यानी एक तरह से निर्माणित होने लगी, सेटअप होने लगी। Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. अब मजीनी की रिलेंटलेस अपोजिशन यानी इसकी खूब बहुत ज़्यादा विरोध करने पर जो मोनार्की थी, मोनार्की जिसे प्रोनाउंस करना है करे, आप जैसे चाहे इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, इसका दोनों तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जा सकता है। जहाँ पर आपने वर्ड दिया है ना मोनार्ची, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहे कर सकते हो। अब मजीनी की जो मजीनी था रिलेंटलेस अपोजिशन यानी कि इसके बहुत विरोध करने के बाद अपने पर राजतंत्र जो वहाँ पर था, एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटन द कंजर्वेटिव्स, उसके राजतंत्र के इतना बहुत ज़्यादा विरोध करने पर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो थी वहाँ की वो एक तरह से फ्राइटन का मतलब है उन्होंने हरा दिया था वहाँ पर, और उनके घोर विचार यानी घोर एक तरह से बहुत ज़्यादा विरोध करने पर जो कंजर्वेटिव से रूढ़िवादी लोग, उनको मजीनी ने वहाँ पर हरा दिया था राजतंत्र के बावजूद। मैट्रिनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। अब क्या होता है, जो मैट्रिनिच है वो उसे एक तरह से मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर यानी सामाजिक व्यवस्था का एक तरह से सबसे घातक दुश्मन घोषित कर देता है। किसे? मजीनी को। मजीनी के वहाँ पर जो कानून थे उन सभी चीज़ों को। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया, मेकिंग ऑफ आपका नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे आगे ज़्यादा एज ऑफ रिवोल्यूशन जो टॉपिक आपका, उसको इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो इसको आप खुद से एक बार रिवाइज कर लीजिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हो। तो चलिए इसको आप रिवाइज कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।